रिया की शादी हुए अभी 7 साल हुए थे। ससुराल में वो सबका बहुत ध्यान रखती थी। घर की बड़ी बहू होने का हर फर्ज दिल से निभाती थी। 2 छोटे देवर और एक ननद को छोटे भाई बहन की तरह प्यार और ध्यान देती थी। रिया की सास रीना जी भी रिया की हर जगह तारीफों की पुल बांधा करती थी। रिया भी सास के आदेश अनुसार ही हर काम करती, जिससे सभी उसे संस्कारी भी मानते। वो अपनी तारीफ और सास ससुर को खुश रखने में खुद को भुलाए बस काम में ही लगी रहती। यहाँ तक कि अपने मायके में भी बात करने की फुर्सत उसे नहीं थी। कुछ सालों बाद उसके बड़े देवर की शादी बहुत ही अमीर घर में हुई। शादी की तैयारियां रिया ने खुद एक पैर पर खड़े होकर की थी। देवरानी के स्वागत में कोई कसर ना रखी थी। घर पर अब 2 बहू थी, पर रिया आज भी सारा बोझ खुद पर लिए रहती। कई बार उसकी देवरानी मधु उसका हाथ बटाने की कोशिश करती भी तो वो मना कर देती, और सास भी रिया का साथ देकर मधु को आराम करने को बोलती। कई महीनों तक ऐसा देख मधु ने एक दिन रिया से इस बारे में बात करने की सोची। दीदी, आप थक नहीं जाती दिन भर काम करते हुए? कभी खुद पर भी तो ध्यान दिया कीजिए। शादी की तस्वीरों में सब हैं, पर आप काम में ही लगी रहीं और कहीं भी आपकी फोटो नहीं आई। मधु, बड़ी बहू होने का फर्ज तो निभाना होगा। फोटो में मैं नहीं भी रहूं तो क्या, सबके दिलों में तो हूँ। पर दीदी, आपको आखिर सबके दिलों में रहकर क्या करना है? उतना ही काम कीजिए जितनी जरूरत हो। आपने सबको खुद पर आश्रित कर लिया है। अब काम करने की आदत हो गई है और सभी के काम करने से मुझे खुशी मिलती है। दीदी, पर आप जैसा सोचती हैं सब ऐसे नहीं है। आप बस संस्कारी बहू बनने के चक्कर में अपने आसपास हो रही कितनी ही बातों को ना सुनती हैं ना ही देखती हैं। रिया ने हैरानी से पूछा, कैसी बातें? दीदी, सब आपको बेवकूफ समझते हैं और अपना काम करवाते हैं। तारीफों की चाशनी में लपेटकर सब आपको बस अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मधु, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मैं अपना मानती हूँ और तुम मुझे अपनों के ही खिलाफ भड़का रही हो। दीदी, आपको मैं भी अपना मानती हूँ, इसलिए जो कुछ भी मैंने देखा सुना है वो बता रही हूँ। आपको पता भी है कि आपके पापा को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में है। रिया को बिजली का झटका सा लगा। क्या तुम्हें कैसे पता ये सब? दीदी, आप तो आज के ज़माने में भी मोबाइल नहीं रखती। महीनों हो जाते हैं आपको मायके वालों से मिले हुए। कल घर पर आपके भाई ने फ़ोन किया था। आप छत पर थी। माँ जी ने बात की और पापा जी को बताया। माँ और पापा जी ने निर्णय लिया कि आपको नहीं बताया जाए, नहीं तो आप चली जाएंगी। फिर घर का काम कौन करेगा? मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। फिर मैंने आपके देवर से कहा कि आपको बताएं। उन्होंने भी माँ पापा के खिलाफ न जाने को कहा। मुझे कल रात से बेचैनी हो रही थी, पर मौका नहीं मिला, इसलिए अभी बता रही हूँ। यकीन नहीं हो तो आप भाई साहब से पूछ लीजिए। मधु को यकीन नहीं हो रहा था कि ये परिवार उससे इतनी बड़ी बात भी छुपा सकता है। उसने तुरंत लैंडलाइन से अपने पति को कॉल करके बच्चे की कसम देकर पूछा तो उसने सच्चाई बताई। अब तो मधु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक तो पिता की चिंता, दूसरी ओर परिवार की सच्चाई, दोनों ने उसे तोड़ दिया। मधु ने उसे संभाला और मायके जाने को कहा। रीना जी ने रोकने की कोशिश तो बहुत की, पर आज रिया ने उनकी एक नहीं सुनी और बच्चे को लेकर निकल गई। पूरे 2 महीने वो मायके रही और अपने पिता की तबीयत ठीक होने के बाद ही लौटी। अब रिया के रंग ढंग बिल्कुल ही बदल चुके थे। वो उतना ही करती जितना उससे हो सकता था। अब वो अपना जीवन अपने हिसाब से जीती। आज भी सबका ख्याल रखती, पर उतना ही जिससे कि कोई उसे बस नौकर नहीं समझकर घर का ही एक सदस्य समझे। मधु भी अब उसके बदलाव से बहुत खुश थी। जहां वो एक काम की मशीन बनी बैठी थी, अब एक जीती जागती जिंदगी थी। दोनों जेठानी देवरानी मिलजुल कर घर के काम भी करती, घूमने भी जाती और जरूरत पड़ने पर घर के कामों में सबकी मदद भी लेती।